नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत के चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को विदित है कि हम लोग संस्कृत व्याकरण की प्रविष्टिका जो कि बाबूराम सक्सेना जी द्वारा विरचित है उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अब तक हमने प्राक कथन पढ़ लिया, तत्पश्चात हमने वर्णमाला पढ़ी। अब हम लोग द्वितीय सोपान संधि विचार पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सामान्य चीज़ें बता दी गई। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया, मतलब जो मूल पुस्तक है उसमें बताया गया है कि जो संधि कार्य है वो कहाँ कहाँ होता है और संधि किसे कहते हैं, ठीक है। और फिर अब जो अगला था, अगले में बताया जा रहा है कि शब्दों की निकटता कितने प्रकार से होती है। तो शब्दों की निकटता 4 प्रकार से बाबूराम सक्सेना जी ने बताया। इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अथवा द्वितीय का प्रथम वर्ण दोनों स्वर हों, ऐसे जगह पर निकटता होगी, ठीक है। और फिर दूसरा बताया, देखिए दूसरा इसमें है, दूसरा बताया जा रहा है कि जहाँ दो में से पर स्वर हो और पूर्व व्यंजन हो, वहाँ भी संधि होगी। यानी दोनों में से पर जो है वो स्वर हो और पूर्व में व्यंजन हो, तो वहाँ भी संधि होगी। दूसरा कहा है जहाँ दोनों व्यंजन हो, ठीक। और तीसरा चौथा कहा है कि जहाँ प्रथम का अंतिम विसर्ग हो और द्वितीय स्वर हो, वहाँ भी संधि कार्य होगा। यानी प्रथम का अंतिम विसर्ग हो और द्वितीय पद का पहला स्वर हो, तो वहाँ भी संधि कार्य होगा, वहाँ भी शब्दों की निकटता मानी जाएगी। और जहाँ दो व्यंजन पास आए वहाँ भी शब्दों की निकटता मानी जाएगी। जहाँ एक स्वर हो और एक व्यंजन हो, यानी पहले शब्द का अंतिम वाला जो अक्षर है वो स्वर हो और उसके बाद पर जो शब्द है उसका पहला अक्षर व्यंजन हो, तो वहाँ भी जो है शब्दों की निकटता मानी जाएगी। जहाँ पर स्वर हो और पूर्व में व्यंजन हो, तो वहाँ भी शब्दों की, इस प्रकार से 4 प्रकार से बताया कि शब्दों की या वर्णों की निकटता कहाँ कहाँ होगी। तो 4 जगह पर होगी, ये 4 पॉइंट बताए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं अथवा व्यंजन द्वितीय के प्रारंभ में विसर्ग नहीं आ सकता है। जो द्वितीय का प्रारंभ है, यानी जैसे दो शब्द है राम धन सीते, ये शब्द है, तो कह रहा है ये जो द्वितीय शब्द है ना, इसके प्रारंभ में कभी भी ऐसे विसर्ग नहीं होगा। ऐसा आप निश्चित के लिए कह रहे हैं कि इसके प्रारंभ में कभी भी विसर्ग नहीं होगा। इसके या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा, क्योंकि विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। और ऐसा क्यों है? क्योंकि विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। तो हमेशा ये मान के चलिए कि जो दूसरा शब्द है उसके पहले वर्ण में या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा, विसर्ग कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शब्द के प्रारंभ में विसर्ग कभी नहीं होता, हमेशा शब्द के पश्चात विसर्ग लगता है। आगे देखें, आगे यहाँ तक पढ़ लिया। फिर इसमें से एक को स्वर संधि और दूसरे को व्यंजन संधि और तीसरे को विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें एक स्वर संधि, देखिए यहाँ ये जो है इसको 2 बनाना चाहिए। पहले को स्वर संधि, जो जहाँ पर स्वर और स्वरों का मेल होता है उसको स्वर संधि, यानी कहा जो पहला बताया गया कि पहले में स्वर हो बाद में भी स्वर हो, तो वहाँ भी शब्दों की निकटता बनी जाएगी। तो जो पहला बताया गया वहाँ पे स्वर संधि होगा। फिर कहा कि पहले स्वर हो और बाद के पहले वर्ण में व्यंजन अथवा कहा कि पहले व्यंजन हो और जो पर शब्द है उसमें स्वर अथवा व्यंजन कोई भी हो, तो उस क्रिया को जो वो शब्दों की निकटता होती है वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। फिर तीसरा कहा कि तीसरा जो है वो विसर्ग संधि है। कब विसर्ग संधि है? जहाँ पहले व्यंजन अथवा स्वर हो और बाद में स्वर हो। जहाँ पहले विसर्ग हो और बाद में स्वर हो, है ना। ये कहा कि जहाँ प्रथम वर्ण में विसर्ग हो और द्वितीय शब्द के प्रथम में स्वर अथवा व्यंजन हो, तो ऐसी जो क्रिया होती है, चौथी क्रिया शब्दों की निकटता, इसको हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस प्रकार के संधि के कितने भेद बताए गए? 3 प्रकार के भेद बताए गए और चार तरीके से शब्दों की निकटता होती है। ये 4 प्रकार बताया गया। ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो शब्दों की निकटता होती है कि कितने प्रकार से हो सकती है? 4 प्रकार से हो सकती है। और संधि के कितने प्रकार बताए? तो संधि के कुल 3 प्रकार बताए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका क्या है तीसरा? विसर्ग संधि।
अब स्वर संधि में कहा कि जहाँ पहले शब्द, जो पहला शब्द मान लो ये पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है, तो पहले शब्द के अंतिम अक्षर के रूप में जहाँ स्वर हो और दूसरे शब्द के भी पहले वर्ण में स्वर हो, दोनों जगह स्वर हो, तो वहाँ ऐसे कंडीशन में स्वर संधि कहलाएगी। ऐसी कंडीशन में जो शब्दों की निकटता होगी उसे स्वर संधि कहेंगे। और व्यंजन संधि भी कहा कि जहाँ पहले तो व्यंजन हो, क्या हो, जैसे रामस्य, पहले तो व्यंजन हो और बाद में स्वर अथवा व्यंजन कोई भी हो, स्वर अथवा व्यंजन कोई भी हो, तो ऐसे कंडीशन में जो शब्दों की निकटता होगी उसमें व्यंजन संधि कहलाएगी। वह नियम व्यंजन संधि का होगा। फिर विसर्ग संधि के बारे में क्या कहा कि विसर्ग संधि के बारे में कहा है कि जहाँ पहले शब्द के आखिरी में विसर्ग हो, जैसे रामा, फिर और इसके बाद में व्यंजन अथवा स्वर कौन हो, व्यंजन अथवा स्वर कोई भी हो, तो जैसे नमा धनते कर लीजिए विसर्ग संधि में, जैसे एक उदाहरण लिख लीजिए, नमा धनते, ठीक है। तो कह रहा है कि पहले शब्द के अंतिम अक्षर के रूप में विसर्ग हो और बाद में स्वर अथवा व्यंजन कोई भी हो, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में विसर्ग संधि होगी। ऐसी कंडीशन में जो शब्दों की निकटता होगी उसको विसर्ग संधि कहेंगे। चलिए, यही यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। अब हम लोग स्वर संधि पर आते हैं। स्वर संधि क्या है, अब देखिए इसको मोटा मोटा ऊपर समझा दिया गया है। कह रहा है कि यदि, अच्छा जो ऊपर एक लिखा है ना, एक का मतलब नीचे एक इसका जो है कारिका दी गई है, इसका एक सूत्र कोई या कारिका दी गई होगी नीचे, जो लाइन खींचकर नीचे किताब में दी रहती है, हम आपको दिखा देते हैं। जैसे एक दिया गया है तो एक का ये देखिए लिखा गया है सूत्र अका सवर्ण दीर्घा। इसका मतलब है ये एक है तो एक का यहाँ पर एक मिलाइए, एक का सूत्र क्या कह रहा है, अका सवर्ण दीर्घा, ठीक है। अब इसको यहाँ से देखते चलिए, अका सवर्ण दीर्घा स्वर संधि में कह रहा है कि अका सवर्ण दीर्घा। अक मतलब होता है अक प्रत्याहार, और सवर्ण यानी जैसा ये है ऐसा ही बाद वाले वर्ण में भी है, यानी अक के साथ जब अक आए तो असवर्णी हो, यानी एक दूसरे एक ही जैसे हों, तो वहाँ पर दीर्घ हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे विद्या धन आल, ठीक, विद्या धन आलय। अब ये स्वर संधि का ही सूत्र है, ये विद्या धन आलय। तो कह रहा है कि अक और अक, यानी अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, आ ई उ री री, कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। इन 5 वर्णों के बाद यदि यही जैसे आ के बाद आ आए, ई के बाद ई आए, ऊ के बाद ऊ आए, री के बाद री, ली के बाद ली, तो इनका दीर्घ हो जाएगा। जैसे यहाँ छोटा आया, उधर छोटा आया, बड़ा कोई भी आए तो उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ, बड़ा आ उसकी जगह पर हो जाएगा। ई है और उधर ई है, दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो जाएगी। अच्छा देखिए कंडीशन ये भी है, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, लेकिन दोनों मिलकर, अगर बड़ी बड़ी आएगा तब भी मिलकर बड़ी ई होगा, और छोटी ही बड़ी आएगा तब भी मिलकर बड़ी ई होगा। ऐसे ही आ में है, छोटा या बड़ा कोई भी है, दोनों मिलकर बड़ा ही आ ही होगा। तो कह रहा है कि ऐसे कंडीशन में जो है दीर्घ संधि होती है। स्वर संधि का एक भेद है दीर्घ संधि, वो होता है यानी ये स्वर, यहाँ पे स्वरों का मेल हो रहा है, तो स्वर का जब मेल होता है तो उसको स्वर संधि कहते हैं, ऊपर पढ़ चुके हैं। तो ये स्वर संधि के जो भेद हैं उन भेद के अंतर्गत एक दीर्घ स्वर संधि है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आप देखिए यहाँ देख लीजिए, स्वर अनंत, स्वर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ, यानी कोई ह्रस्व आए या दीर्घ है, कोई भी आए अथवा दीर्घ स्वर आवे तो दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ हो जाता है, उसी वर्ण का दीर्घ हो जाता है। जैसे आ का दीर्घ क्या है, बड़ा है, ई का दीर्घ क्या है, बड़ी है, ऊ का दीर्घ क्या है, बड़ा ऊ है, री का दीर्घ क्या है, बड़ी री है, री का दीर्घ क्या है, बड़ी री है ना। तो इस प्रकार से इनका क्या हो जाता है, इनका दीर्घ हो जाता है। अब जैसे उदाहरण दिया इन्होंने, दैत्य धन अरि। अब यहाँ पे देखिए दैत्य में या आ रहा है ना, आ रहा है, दा में आ लगा, दैत्य, दा में आ है छोटा। अब इधर देखिए क्या है, आ है, तो आ और आ मिलकर उसी का दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अब जब हम इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, दैत्यरी। अब देखिए ऐसे तोड़िए, देखिए
द दैत्य है धन अरि। अब देखिए, अब यहाँ पे जो आ है और यहाँ ये बड़ा आ हो गया, यानी कि ये अब आधा है तो इसको बड़ा आ कर देंगे तो बड़ा आ का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, दैत्य दैत्यारी दैत्यारी दैत्यारी। बड़ा आ का चिन्ह यहाँ पे लग गया, बड़ा हो गया तो बड़ा आ का चिन्ह लग गया, क्योंकि बड़ा आ यहाँ बीच में तो लिखा नहीं जाएगा, उसका चिन्ह नहीं लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, दैत्यारी। ठीक, ऐसे ही उदाहरण है यदा धन अपवाद। क्या उदाहरण है, इधर देखिए, तव धन आकारा। क्या उदाहरण है, तव धन आकार आकारा, है ना। अब इसको देखिए, तव में क्या है, आ है, आ हटा देंगे तो ये आधा हो जाएगा ना, तो इसका आ निकाल दिए, ये आधा हो गया हुआ। और इधर क्या है, बड़ा है। अब दोनों सवर्णी है तो इनका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अब इन दोनों के स्थान पर दीर्घ होगा, यहाँ और यहाँ दीर्घ होगा। अब ये नहीं लिखा जाएगा ये वाला। अब तो अब यहाँ वाह है, वाह में बड़ा की मात्रा देखिए ऐसे आधा लिख लेंगे, लेकिन बड़ा मिला देंगे तो ऐसे बड़ा की मात्रा हो जाएगा, तवा कारा, तवा कारा हो गया, है ना। इतना समझ में। इसी तरीके से चमुधन ऊर्जा चमूर्जा, इसी तरीके से तमाम उदाहरण दिया गया है। इति धन इत्यु, विष्णु धन उदय विष्णु उदय, बड़ा ऊ का मात्रा लगेगा। चमू धन ऊर्जा, बड़ा ऊ लगेगा, चमूर्जा। इन दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ आदेश हो जाएगा, यानी ये वाला हट जाएगा। यदि अब दूसरा कंडीशन बता रहा है कि स्वर संधि का, एक कंडीशन में और स्वर संधि इस कंडीशन में होगी, तो कह रहा है कि यदि री और री के बाद हस्व री या री आवे तो दोनों के स्थान पर हस्व री या री की स्वेच्छा से कर सकते हैं। कह रहा है कि यदि री या री के बाद हस्व री या री आवे तो अब देखिए इसी में जो है दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। अब सवर्णी होना चाहिए, तो जो री है इनको आपस में सवर्णी माना गया, जबकि इन दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। लेकिन एक कारिका के कात्यायन ने एक कारिका लिखी कि रे वर्णों से मिथ्या समझना। इस कारिका के हिसाब से री और रे को भी आपस में सवर्णी माना गया है। ये एक अपवाद स्वरूप में है दीर्घ संधि का, तो इसको देख लीजिए, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि जब री, जैसे होत्री है धन रिकारा, होत्री री है रिकारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे री आ रहा है, री है, और यहाँ क्या है, री है। अब इसमें हम इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। इसका दीर्घ री भी कर दे सकते हैं और दीर्घ री भी कर सकते हैं, तो आपकी इच्छा के अनुसार है, आप री करेंगे या ले करेंगे। हस्व री भी कर सकते हैं और हस्व या फिर रे भी कर सकते हैं, हस्व री भी कर सकते हैं या रे भी कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के अनुसार है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है आपको कि आप री करेंगे कि या रे करेंगे। ये सवर्णी है इसलिए आप दोनों भी कर सकते हैं, ये अपवाद है। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा आपका रूप बनेगा, इसका बनेगा, देखिए 1 मिनट 1 सेकेंड, ये कहाँ भाग रहा है, ऐसे देखिए, होत्री है धन रिकारा है, तो अब इसका ये भी रूप बन सकता है। आप होत्री कारा बड़े ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और आप दूसरे कंडीशन में आप इस तरीके से भी इसका संधि कर सकते हैं। होत्री बड़ी री भी कर सकते हैं, कारा। तीसरा कंडीशन ये होगा कि होरिकारा, तीसरे कंडीशन में आपको इसका जो बनेगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है, पहले आप सूत्र देख लीजिए तो थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट होगा। कारिका देख लेंगे तो देखिए नीचे देखिए कारिका दिया गया है कि रित सवर्णे रीवा ऋति सवर्णे रीवा वार्तिक के अनुसार जो है ये आपका कंडीशन होगा दूसरे उदाहरण में, है ना। होत्री रीति सवर्णे रीवा और ऋति सवर्णे रीवा, इस तरह के रीति सवर्णे रीवा कारिका के हिसाब से ये वाला आपका उदाहरण बनेगा।
फिर तीसरा दिया गया होत्र ऋकारा, यह रूप ऋत्यकः से प्रकृत भाव होगा। प्रकृत भाव जब किसी संधि में होता है तो वो प्रकृत भाव क्या करता है, संधि कार्य का निषेध करता है, वहाँ पर संधि कार्य नहीं होती है। तो जो आपका तीसरा उदाहरण है होत्रिकारा, इसका जो है इसमें संधि कार्य नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा हो धन एरिकारा, हो त्रिधनकारा, हो त्रिधनकारा। तो यहाँ पे संधि कार्य नहीं होगा, और यहाँ पे सीधे सीधे ले हो त्रिधनकारा। तो यहाँ पे संधि कार्य, इसको डायरेक्ट उतार दिया जाएगा हो त्रिकारा, यहाँ पे संधिकार नहीं होगा। तो जो हो त्रिकारा है यह ऋत्यका एक सूत्र है, ऋत्यका सूत्र है। ऋत्यका सूत्र क्या कह रहा है कि ऋत्यका सूत्र से इसमें प्रकृति भाव होने से बना रहेगा, यानी प्रकृति भाव जहाँ होता है वहाँ पे जो संधिकार है वो संधिकार नहीं होता, जैसे का तैसा उस रूप को जो है हम लोग उतार लेते हैं। इस प्रकार से देखिए हो त्रिकारा के 1 2 3 आपके बने, ठीक है, और उसके बाद चौथा और पाँचवा 5। इस प्रकार से जो है आपके हो त्रिकारा जो है इसके 5 तरीके से संधि हो सकती है। 1 2 3 4 5 तरीके से आपकी संधि हो त्रिकारा का हो सकती है। एक हो त्रिकारा बनेगा हो त्रिकारा, हो त्रिकारा, हो त्रिकारा और होत धन ऋकारा अथवा हो त्रिकारा। इस तरह इतने जो है आपके रूप हो त्रिकारा के बनेंगे। इतने प्रकार से हो त्रिकारा की संधि हो सकती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर जो है नोट्स में आप लिखिएगा। ऐसा कभी कभी पूछ लेता है कि जो हो त्रिकारा उसके कितने प्रकार से जो है संधि हो सकती है, और ऋत्यका सूत्र से क्या संधि बनेगी, या फिर पूछ लिया गया कि ले सवर्णी मिथ्या वार्तिक से अलरी और ऋकार हो त्रिधन ऋकारा का संधि कीजिए। तो इस तरीके से कुछ भी किसी भी कंडीशन में प्रश्न बन सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा कहिए। तो इसको एक बार और समझा दें। देखिए हो त्रिकारा, जैसे हो त्रिकारा है तो हो त्रिधनकारा बराबर हो त्रिकारा, एक रूप ये आपका बना, ठीक है। तो हो त्रिधनकारा अका सवर्ण दीर्घा से ये हो त्रिकारा बनेगा, क्योंकि हो त्रिधन ऋकारा बराबर हो त्रिकारा देखें होगा। फिर दूसरा है कंडीशन क्या, हो त्रिधन ऋकारा, इस तरीके से भी हर्ष में बनेगा। फिर हो धन ऋकारा, हो त्रिधन ऋकारा, इस तरीके से बनेगा। फिर हो धन ऋकारा ये बनेगा, और लास्ट में हो त्रिधन ऋकारा। इस तरीके से कुल 5 प्रकार से जो हो त्रिकारा है इनका रूप बनेगा, इनकी संधि बनेगी। चलिए आगे चलते हैं आगे के पैराग्राफ पर। अब यहाँ पे कह रहा है कि और स्वर संधि कहाँ होगी। अभी कहा कि अका सवर्ण दीर्घ, यानी अक के बाद मतलब स्वर वर्णों के बाद यदि वही सवर्ण आए तो उन्हीं का सवर्ण दीर्घ हो जाता है, ऐसा हमने पढ़ा। उसके बाद उसमें एक कुछ अपवाद वाले हो त्रिकारा पढ़े सूत्र, अपवाद स्वरूप जो दीर्घ संधि के अपवाद हैं। उसके बाद हम लोग मतलब स्वर संधि के अंतर्गत और स्वर संधि कहाँ होगी। तो कह रहा है कि यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आवे तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। यदि ह्रस्व उ और दीर्घ उ आवे तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है। यदि ह्रस्व री या दीर्घ री आवे तो उसके स्थान पर अर हो जाता है, और यदि री आवे तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। इस संधि का नाम गुण है। अब कह रहा है कि ये गुण संधि है, ठीक है। दूसरा आपने दीर्घ संधि पढ़ा तो गुण संधि, संधि का नाम क्या है, गुण संधि है। अब इसको हेडिंग बना लीजिए, स्वर संधि का ही भेद है दूसरा गुण संधि। तो कह रहा है स्वर संधि और कहाँ होगी, तो स्वर संधि एक ऐसे कंडीशन में होगी जब शुरू के आखिरी शुरू का जो शब्द है उसके आखिरी में स्वर ह्रस्व आ अथवा बड़ा आ आए और बाद में ई आए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यदि आ आए, ह्रस्व आ या बड़ा दीर्घ आए और बाद में ऊ आए, बाद के शब्द के पहले वर्ण के रूप में ऊ आए तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है। फिर कहा कि यदि शुरू में आ या आए और बाद वाले शब्द के पहले वर्ण के रूप में ऊ आए तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है। फिर कह रहा है कि जब
शुरू के शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में आ या आए और बाद के पहले अक्षर के रूप में री आए तो अर हो जाता है। इस तरीके से ऐसी कंडीशन होती है, मतलब इसके स्थान पर ये हो जाता है। और ऐसा जहाँ जहाँ होता है वहाँ पे जो संधि होती है वहाँ पे, क्योंकि स्वरों का मेल हो रहा, स्वर संधि है, और जो ये इस प्रकार की जो संधि होती है उस संधि का नाम है गुण संधि। उस संधि को हम लोग क्या कहते हैं? गुण संधि। ये दूसरी संधि हम लोग कह रहे हैं। अब उदाहरण देखिए, जैसे उप क्या दिए गए हैं, जैसे उप। अच्छा देखिए, ये जितने भी उदाहरण दिए गए हैं ना, ये ज़रूर उदाहरण नोट कर लीजिएगा। उदाहरण इन्हीं में से आता है। उदाहरण जो है जितने भी दिए गए हैं ये उदाहरण ज़रूर नोट्स बनाइएगा, तो सारे उदाहरण उतार लीजिएगा। उसका संक्षेप में पहले जो है परिभाषा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और उसके बाद उदाहरण सारे के सारे उतारिएगा, क्योंकि सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट है। इसी में से पूछा जा सकता है। कभी कभी चीज़ें हमको नहीं कन्फर्म होती हैं, तो हम अगर ऐसे ही देखे रहते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ इसका ऐसे होगा। अपवाद वगैरह अगर नहीं ध्यान में है तो, जैसे उपधन इंद्र। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बताई गई कि शुरू के शब्द का जो अंतिम अक्षर उसके रूप में छोटा या बड़ा आ आना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन लागू हो रही है। यहाँ पे छोटा आ रहा है, भाई ऐसे हो जाएगा, आ निकल जाएगा तो प्लस बाद में क्या है, बाद वाले शब्द के पहले अक्षर के रूप में ई आया है। तो कह रहा है आ और ई आने पर क्या होता है। अच्छा, ये ई चाहे इस प्रकार से ई आए और चाहे इस प्रकार से ई आए, और ये आ ऐसा है चाहे ऐसा है, दोनों कंडीशन में रूप यही बनेगा। आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, अभी तो ये क्या आया है, छोटा आ आया है और छोटी ई आया है, तो इसके स्थान पर कह रहा है, फिर से लिख दे, बट थोड़ा गिच पिच हो गया। उपेंद्र में उप धन इंद्र। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आ आया है, अब यहाँ पे ई आई है, और आ और ई मिलकर के क्या होता है, ए होता है। ठीक है, ये वाला ए होता, दीर्घ ए नहीं। हो गया। ये क्या है, मेरा झूला इतना मस्त है, मेरा झूला इतना मस्त है। अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, अब इसको जो संधि करेंगे तो देखिए यहाँ उप था, मम्मा का चैनल है, और ये ही इसके स्थान पर ए आ जाएगा, तो इसमें ए आ जाएगा और इसको ऐसे उतार देंगे तो हो जाएगा उपेंद्र। खाएंगी मम्मा? नहीं, मैं बोल सकती हूँ उपेंद्र हो जाएगा। नमो नमः मित्रों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अभी कुछ बच्चे आ गए जो कि डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम आप लोगों को पुनः जोड़ेंगे कुछ ही बस बहुत ही जल्द, आधे घंटे 2 घंटे बाद में। तो आगे की चीज़ों को हम पठन पाठन करेंगे। नमः संस्कृत चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें।